वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हूँ अलीना फारूक शेख और आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है 22 नवंबर यानी इतवार के रोज़ पीडीएम ने एक जलसा करने का ऐलान किया हुआ है। इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। जलसा होगा या नहीं हम बात करेंगे, अपने एनालिस्ट की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज़ का एक बयान कुछ दिनों पहले बड़ी इसकी बाज़गश्त हुई। सब ने इसके ऊपर मुख्तलिफ टेक्स लिए और पूछा कि मरीम नवाज़ ने जो बयान दिया है ये एमएलएन ने किस कैपेसिटी में दिया है, किस तरह से दिया है। लेकिन अब इससे बढ़कर बात हो गई है, अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा है। पार्लिमानी उमूर के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बाबर अवान साहब। वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये जो बयान दिया है कि हुकूमत गिरनी चाहिए या गिराई जाए और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बात, तो उन्होंने कहा है कि जी ये कोई मामूली बात नहीं है। गैर आइनी तरीके से हुकूमत की बातें जो गिराने की कर रहे हैं, इनकी जमात पर पाबंदी आयद करने तक बात जा सकती है। यानी इंदिया दे दिया है बाबर अवान साहब ने कि शायद पाबंदी की तरफ भी मामला जा सकते हैं। अपने एनालिस्ट से आज यही हम पूछ रहे हैं कि क्या नून लीग पर इस बयान के तनाजुर में पाबंदी लगाई जानी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारा साथ देंगे महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब। आपसे आगाज करते हैं आज की गुफ्तगू का। महमल, क्या आपको लगता है नून लीग पर लगानी चाहिए मरीम नवाज के बयान के तनाजुर में पाबंदी? देखिए अलीना, पहले तो खैर मैं सजेस्ट करूंगी कि बाबर अवान साहब वो जो इंटरव्यू है बीबीसी उर्दू वाला वो दोबारा देखें। उसकी वीडियो भी उन्होंने जारी की थी। मेरे ख्याल में लोगों को ज़रा गलत फहमी हुई थी कि शायद वो इस तरह की कोई बात उसमें कर रही हैं कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ही घर भेजे। वो जरा उसका तनाजुर फ़र्क था, उसका कॉन्टेक्स्ट फ़र्क था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाबंदी तो लगाने का हुकूमत का इख्तियार है ही नहीं। पाबंदी तो मेरे ख्याल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकती है किसी भी पार्टी के ऊपर। और वैसे भी किस बेसिस के ऊपर पाबंदी, अगर तो वो खाली इस बयान की बात करे या इवन अगर वो नून लीग के पूरे मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के बयानिए की भी अगर बात करे और अगर उनको लगता है कि वो एक एक्सट्रीम बयानिया है, तो फिर भी ये कोई वजह बन नहीं सकती लीगली कि वो पार्टी के ऊपर कोई सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा सके। वैसे भी एक लाखों करोड़ों लोगों के को रिप्रेजेंट करती है एक पार्टी, उनके वोटर्स हैं। तो उसके बाद जो है ये जो अगर उनका बयानिया किसी ने रिजेक्ट करना है तो वो वोटर्स का हक है। जब अगले इलेक्शन होंगे तो फिर उसके अंदर अगर नून लीग का बयानिया नहीं कबूल होगा तो उनको नहीं वोट पड़ेंगे। अगर लोगों को वो सही लगेगा तो वो वोट दे। तो मेरे ख्याल में ये जो बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं, एक तो पाबंदी वो लगा नहीं सकते, दूसरा ये कि पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए एक ऐसी जमात के ऊपर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन भी रखते हैं। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा भी है, वो इस पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। 3 दफा उनके वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब। तो ये बिल्कुल जो है ये बात बाबर अवान साहब की दुरुस्त नहीं है। ठीक है। भट्टी साहब, यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो जिस तरह से महमल ने बात की कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया बीबीसी का इंटरव्यू मरियम नवाज का, क्या आप ऐसा समझते हैं? दूसरी चीज़ ये कि याद तो ये भी आता है कि 2013 के धरने और उसके बाद पीटीआई की तरफ से भी ऐसे बहुत से नारे लगते गए जिसमें कहा था अंपायर की उंगली का जिक्र हुआ, घर भेजो, हुकूमत घिराओ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो तब पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी, अब लगनी चाहिए? मैडम शेख, अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी है तो टाइम को 2013 पर ले जाएं ताकि वहाँ पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं और फिर मैं 2020 तक आ जाऊं कि फिर इसका दे दूं। यानी अगर एक बंदे ने डाका डाला है तो डाइवर्ट कर दिए। हाँ, एक बंदे ने डाका डाला है और फिर आज मैं डाका मार दूं और कहूं कि पिछले साल उसने भी तो डाका मारा था। पहली बात ये मैडम शेख कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या ये वगैरह तो मैं नहीं मानता। ये एक ऐसा बयान था जिसमें 3 यू टर्न मारे, और यू टर्न वो मारे जिसमें बड़ा वो जो अचानक यू टर्न नहीं होता जिसमें सवारियों को बैठे हुए बड़ा एक झूठा सा आता है, बकौल हसन निसार साहब एक बड़ा झूठा सा आता है, बड़ा मज़ा सा आता है यूं करके गाड़ी का अगर यू टर्न मारा जाए तो वो वाला यू टर्न मारे थे। फौज से बात नहीं करनी हमने, ये पीडीएम का भी था और नवाज शरीफ साहब का भी था। इसमें इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फ़ौज से राबते में हैं मेरे इर्द गिर्द के करीबी लोग। नंबर 2, जमहूरी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजना, इसमें उन्होंने कहा था कि अगर भिजवा दिया जाए तो बात हो सकती है। और वोट को इज्जत दो, इसमें उन्होंने कहा है कि जो हैं ये सारे इनके जो वोटर हैं वो जाली हैं, कोई वोट को इज्जत नहीं देना, कोई डिसाइड कोई और डिसाइड करे ये।
लेकिन जो बाबर साहब ने, ये भी एक बयान था ऐसे ही, वो इसलिए बयान दिया गया था कि तख्त गए, ताज गए, यम्मी यम्मी राज गए, तो वो जाहिर है उसके बाद बयान ऐसे बनते थे। लेकिन ये बाबर अवान साहब का मैं हैरान हो गया हूँ कि ये किस कानून के तहत ये पाबंदियाँ हम लगा रहे हैं और किस बुनियाद पर पाबंदी लगा रहे हैं और क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि सदर हैं शहबाज शरीफ साहब पार्टी के, पार्टी ने बहैसियत मजमूई कोई किरारदाद पास नहीं की। और दूसरी बात यह कि ये रवाज जैसे आपने कहा 2013 में भी था, अब भी था, तो वो भी एक बयान था, ये भी एक बयान था, और इन दोनों को सीरियस ना ले और पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मैडम शेख, थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आज इस बोर सवाल से और रूटीन के सवाल से हट के बात करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं जायद गशकोरी साहब, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उनकी एक स्टोरी आई है और ये स्टोरी हम इस पे कई मरतबा डिस्कस भी कर चुके हैं कि गुज़श्ता 6 सालों में 22,000 ज़्यादती केसों में से 77 बल्कि 77 मुजरमों को सजाएं सुनाई गई हैं। 22,000 ज़्यादती केस, 77 मुजरमों को सजाएं सुनाई गई हैं। 2015 से अब तक मजमूई तौर पर 22,037 केस रिपोर्ट हुए, 4,060 केस अदालतों में हैं, 18% केसेस प्रोसिक्यूशन तक पहुंचे हैं। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 22,037 केसेस है ये निस्फ हैं, ये आधे हैं, असल केस इससे डबल है, यानी वो 60,000 तक हो सकते हैं। मैडम शेख, बात कहना था कि हम जब मोटरवे हुआ था, वो रेप केस हुआ था, उसके बाद आबद मल्ली पकड़ा गया, तो हम सारे भूल गए हैं, सब चुप कर गए हैं कि जैसे सारा सही हो गया है। हर रोज ज्यादतियां हो रही हैं बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, छोटे बच्चों के साथ। कश्मीर का एक दुख और दहला देने वाला वाक़ा गुजर गया और हो गया। कोई कानून साजी नहीं हुई, कोई खसूसी अदालत नहीं बनी, कोई स्पीडी ट्रायल की बात नहीं हुई, कोई मुकर्रर वक्त में सजाओं की बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में। समाजी मुआशरती दबाव वही हैं, निजाम की खामियां वही हैं। सही कह रहे हैं भट्टी साहब, आज बड़ा बेर का वाकया ले लीजिए। बिल्कुल, हाँ, 41% केसेस जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, और रोजाना पाकिस्तान में जो रिपोर्ट होते हैं वो 11 केस है, यानी 11 से लोगों का 11 ज्यादतियां होती हैं रोजाना। अब आखिरी बात मैडम शेख, पाकिस्तान में आखिरी कर ली लीजिएगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शर्म करो, हम जिंदा कौम हैं, शर्म करो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, शर्म करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सांझी अपनी खुशियां। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, हमने खुसूसी तौर पर ये इशू कल के दिन के लिए रखा हुआ है। हम चाहते थे हम इसको आज भी उठाएं, और आज बच्चों के दिन की मुनासबत से मैंने इसके ऊपर बात भी करनी है आखिर में, लेकिन हमने खास तौर पे इसके ऊपर सवाल कल के लिए रखा हुआ है। कल हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर तफसीली डिबेट करें। अक्सर ये होता है हमारे पास वीकडेज में टाइमिंग्स बड़े कम होते हैं, तो हम इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये इतना मल्टी डायमेंशनल इशू है, हम चाहते हैं अपने तमाम एनालिस्ट की राय इसमें शामिल करें। थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा अगर बाकी सब नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन मैडम शेख, ये रियासत मदीना के दावेदार हैं, रियासत मदीना के दावेदार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने कुछ तजावीज भी कंपाइल किए हैं, कुछ सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाक पतन वाकया हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कसूर वाकया हुआ, कुछ भी नहीं उसका। ये वाकये रेप केस होते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हमारे बाकी सारे मेरे एनालिस्ट इसके ऊपर मुझे पता है बात करना चाहेंगे। मैं खुद इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो। हम वक्तन फवक्तन करते भी रहते हैं, लेकिन बड़ा अनफेयर होगा कि अगर सिर्फ एक बंदा बात करे और बाकी सब ना करे। इसलिए हमने खास तौर पे कल इसको उठाना है और हमने इसके ऊपर बात भी करनी है। लेकिन वेरी वैलिड पॉइंट्स जो आपने सारे के सारे उठाए हैं। कमिंग बैक टू द डिबेट, बेनज़ीर शाह साहिबा, ये जो हमारा बुनियादी सवाल है आज का कि क्या मरीम नवाज के बयान के तनाजुर में नून लीग के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्या समझती हैं आप? अलीना, जिन्होंने गैर आईनी तरीके से एक हुकूमत घर भेजी, तब अदालतों में दिफा करती रही थी, और उसमें सबसे आगे बाबर अवान साहब थे, बल्कि वो कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जहाँ तक पाबंदियों की बात है लीना, मैं तो वैसी किसी भी चीज पे हो, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। और PMLN पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो जब आप कहती हैं कि हम पाबंदी लगाएंगे,
तो फिर पीटीआई से सवाल ये बनता है और बाबर अवान साहब से सवाल ये बनता है कि फिर आप अगले इलेक्शन में क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके खिलाफ कोई भी ना खड़ा हो, या शायद आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? तो फिर तो वही बात हो गई कि हम कहेंगे सिलेक्शन हुई, इलेक्शन नहीं हुई। तो आप किस किस्म का इलेक्शन चाहते हैं जो आप दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात को हटाना चाहते हैं? लेकिन अलीना, यहाँ पे मैं ऑपोजिशन से भी ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि काफी देर से ये डिबेट चल रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हम किसी गैर आईनी तरीके से हुकूमत को हटाना नहीं चाहते। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आईनी तरीका, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बड़े ऑप्शंस हैं। देखिए, आईनी तो तरीका तो सिर्फ दो ही है और दो ही ऑप्शंस हैं। एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और दूसरा है कि आप इस्तीफा दें और इलेक्शन हो जाएंगे। और गैर आईनी तरीका वो है जो हम माजी में देखते आए हैं। तो इसमें अभी तक मेरे पास, मुझे तो क्लेरिफिकेशन नहीं मिली कि आपका एजेंडा तो हमें पता है क्या है, लेकिन प्लान क्या है? प्लान मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि ऑपोजिशन का क्या है। दूसरी बात ये है अलीना कि हुकूमत घर क्यों जाए? ये सवाल भी हमें ऑपोजिशन से पूछना चाहिए कि हुकूमत सिर्फ इसलिए घर जाए क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत घर जाए। तो इतना तो 2014 में इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत घर जाए, तो क्या हुकूमत अब भी घर चली गई? देखिए, ये एक हकीकत है हमारे मुल्क की कि एक बहुत बड़ी तादाद ने हमारे मुल्क में 2013 में भी और 2018 में भी पीटीआई को वोट दिया। और ये कोई खलाई मखलूक नहीं है, इनको हमारे घरों में है। हमने इनको खुद देखा है पोलिंग स्टेशन पे जाके गर्मी में खड़े होके वोट देते हुए पीटीआई को। तो क्या इनका हक नहीं है कि जिस सियासी जमात को इन्होंने वोट दिया वो अपना 5 साल पूरा करें? एक तरफ तो ऑपोजिशन हमें ये कहती है ना कि कोई वजीर आजम जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते, दूसरी तरफ आप कहते हैं एक वजीर आजम जिनको अभी 2 साल भी नहीं हुए वो घर चले जाए। तो वो क्यों घर जाए? तो ये मैं फिर से कहूंगी कि ऑपोजिशन का लगता है एजेंडा है लेकिन प्लान नहीं है। और प्लान जरूरी इसलिए है ऑपोजिशन से पूछना कि जब आप कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो फिर अवाम आपसे पूछेगी कि आप क्या बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, पीडीएम ने 12 नुकात अपने दिए तो हैं मीसाके पाकिस्तान के, आपको वो भी सैटिस्फैक्टरी नहीं लगते? नहीं अलीना, फिर से मैं ये कहूंगी कि वो एजेंडा है, प्लान क्या है? देखिए, अगर आप इस्तीफा देके जाना चाहते हैं या हुकूमत को भेजना चाहते हैं तो इस्तीफा तो आप अभी भी दे सकते हैं, आप इस्तीफा तो कल भी दे सकते हैं। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो ले आए, आपको क्या चीज रोक रही है? तो इन्हीं तरीके तो सिर्फ ये दो है ना। तो आप बड़े वाज़ेह तौर पे बताएं कि हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हम कोई गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये काफी नहीं बड़ा है, आप वाज़ेह नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में ना आज शेख रशीद साहब जो बड़ी डेडलाइंस दे रहे थे और बता रहे थे कि जी ऑपोजिशन का पैकअप हो जाएगा, मजहर अब्बास साहब एक आज मुख्तलिफ टोन में और मुख्तलिफ बयान उनका सामने आया है। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात या डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा, हुकूमत के साथ होगा और हुकूमत समेत होगा। अब शेख रशीद साहब की बदली टोन और ये बयान, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इस मुल्क में 2 तरह की पाबंदियां लगती हैं, एक ऐलानिया और एक गैर ऐलानिया पाबंदी। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में 2 जमातें हैं जिन पर ऐलानिया पाबंदी लगी। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगी 50s में, और फिर 70s में नेशनल अवामी पार्टी पर। नेशनल अवामी पार्टी पर जब पाबंदी लगी तो वो रेफरेंस फाइल किया गया और उस रेफरेंस में फिर स्पेशल ट्राइब्यूनल बना। स्पेशल ट्राइब्यूनल के थ्रू जो है वो फिर पाबंदी लगी। हालांकि वो पाबंदी भी, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद पाबंदी लगाने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुआ। और उसके नताइज फिर उन्होंने देखे कि उसके नताइज क्या निकले, बलूचिस्तान में ऑपरेशन के नताइज क्या निकले। फिर जनरल ज़िया-उल हक़ के 11 साल के दौर में पीपल्स पार्टी पे गैर ऐलानिया पाबंदी लगी रही। उनके लोगों को उठा के बंद कर दिया गया, हज़ारों की तादाद में लोगों को कोड़े मारे गए, फांसियाँ चढ़ाई गईं, लोग जेलों में सड़ गए। तो ये गैर ऐलानिया पाबंदी रही। बिल्कुल इसी तरह हाल ही में हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर एक गैर ऐलानिया जो MQM लंदन कहलाती है, एक गैर ऐलानिया पाबंदी लगी हुई है। ऐलानिया तौर पे उन पर पाबंदी नहीं लगी है, कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया गया, कोई उन पर बाकायदा पाबंदी का इस तरीके से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बाबर अवान साहब समझते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रेफरेंस फाइल करें और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके लिए क्या शवाहिद देने पड़ते हैं। लेकिन ये मुझे सिर्फ उनका एक सियासी बयान नज़र आता है, इससे ज़्यादा इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, एक सियासी बयान है।
जहाँ तक बेनज़ीर ने अभी बात की इस चीज़ की कि जो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा का जो बयानिया है वो मेरी समझ से बालातर है, पीडीएम का बयानिया मेरी समझ से बालातर है। पहली चीज़ ये कि वो वजूहात बताएं कि जिसकी बिना पे आप इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, वो क्या सिर्फ इसलिए कि अगर आप समझते हैं कि ये बैड गवर्नेंस की मिसालें हैं, इन्होंने ये हुकूमत जो है वो मुल्क का दिवालियापन कर रही है, तो फिर अगर ये बुनियाद बनेगी तो इस बुनियाद पे क्या अपोजिशन समझती है कि मादी की हुकूमतों को भी घर चला जाना चाहिए था? और क्या फिर ये जस्टिफिकेशन होगी आने वाली हुकूमतों के लिए कि उस वक्त की अपोजिशन फिर जस्टिफाइड होगी कि इसकी बुनियाद बना के वो किसी भी हुकूमत को घर? तो मेरा ख्याल है अपोजिशन जो बयानियां पेश कर रही है वो दरअसल वो एक ऐसा जाल है जिसके अंदर वो खुद फंसेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे हुक्मरान होते हैं, चाहे मौजूदा हों या साबका, जब वो कवानीन बनाते हैं तो ये सोचे बगैर बनाते हैं कि कल वो भी अपोजिशन में होंगे। सब आके बात करते हैं पीटीवी को आज़ाद करने की, खुद मुख्तार इदारा बन गए, गैर जानिबदार इदारा बनाने की, लेकिन उसको फिर अपने ही जो है अंडर ले आते हैं और फिर जब वो अपोजिशन में होते हैं तो फिर वही बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बाबर ऐवान साहब का बयान है वो मुझे खालिसतन एक सियासी बयान लगता है, उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है। जो जवाब वो पेश कर रहे हैं वो जवाब बनता ही नहीं है पाबंदी का। लेकिन हमारे मुल्क में गैर रियासती अनासर जिन पर जो है जिनको आउटलॉड करार दिया गया है, उनसे तो हम मुज़ाकरात करते हैं, उनसे तो हम उनकी एक्टिविटीज जो है वो किसी ना किसी शक्ल में सामने आती है, क्योंकि यही होता है जब आप एक पाबंदी लगाते हैं तो वो फिर किसी और तरीके से सामने आ जाते हैं, किसी और नाम से सामने आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ असल मसला जो अभी भट्टी साहब ने शुरू में बात की ना, इन दोनों मसलों को अगर आप जोड़ें तो एक मसले का हल है। इस मुल्क में हुक्मरानों का कानून रहा है, कानून की हुक्मरानी कभी भी नहीं रही। जिस दिन कानून की हुक्मरानी होगी, हुक्मरान भी कानून की नजर में एक होंगे और जो अपोजिशन है या एक आम आदमी है वो भी कानून की नजर में एक होगा। तो इस मुल्क में इंसाफ का हमेशा जो है वो फुकदान रहा है और यही सारे मसाइल की जड़ फुकदान रहा है। ठीक है जी, हमारा तमाम पैनल मुश्तरक ये सोचता है कि जी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और अगर यही बेसिस है पाबंदी की, जैसे मज़हर अब्बास साहब ने कहा, तो फिर बाबर ऐवान साहब जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, केस दायर करें और देखें फिर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस तरह की पाबंदियां लगवाने के लिए। बड़े मुफस्सल तरीके से इसके ऊपर उन्होंने बात की। जनाब, जब बात करें पीडीएम की तो एक जलसा भी होने जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके उसके ऊपर बात करेंगे। जनाब, इतवार को पेशावर में एक जलसा करने जा रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और ये राउंड 2 होने जा रहा है पीडीएम जलसों के सिलसिले का। अपोजिशन मुखालिफ तहरीक के ऊपर तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, उसकी क्या मज़मरात हैं उसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जनाब मुल्क में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, इसके दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है और हर रोज़ हमें पता चल रहा है कि किस तरह से पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हो रहा है, लोगों के इंतकाल हो रहे हैं और उसकी शरह में भी इजाफा हो रहा है। पेशावर की अगर बात कर लें तो पॉजिटिविटी रेट, इन्फेक्शन रेट 13% तक पहुंच गया है। इसी सूरत हाल को देखते हुए जब पीडीएम ने इजाज़त मांगी है 22 नवंबर के जलसे की, तो पेशावर की इंतज़ामिया ने उनको मना कर दिया है और कहा है हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी बज़िद है अपोजिशन के हम जलसा करेंगे। पीडीएम के कोऑर्डिनेटर अब्दुल जलील जान साहब वो कहते हैं जलसा करना हमारा हक है, आइन और कानून के मुताबिक, पाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सूरत हाल बन रही है इस पे सवाल कुछ यूं है कि क्या इन हालात में अपोजिशन का जलसे मंसूख ना करने का फैसला गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर, बड़ी दफा आप कोरोना पे बोल चुकी हैं, अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और अपोजिशन बज़िद है कि हम करेंगे जलसे लेकिन एसओपीज फॉलो करेंगे, तो क्या ये एसओपीज फॉलो हो सकते हैं जलसे में प्रैक्टिकली? इसका तो बहुत सिंपल जवाब है और हमने देखा भी है कि एसओपीज तो जलसों में फॉलो नहीं होते। मुझे तो अलीना ये जिद नहीं समझ आ रही इन हालात में ऑपोजिशन की कि एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो लेकिन इंसानी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। मैं उस दिन शाहिद खान अब्बासी साहब को सुन रही थी और वैसे वो बड़े सोच समझ के जो भी बात करते हैं वो करते हैं, लेकिन उस दिन वो कह रहे थे कि जलसों में वायरस नहीं फैलता। ये एक तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और खतरनाक बयान है, क्योंकि आपके पास कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या जिद है
यही ऑपोजिशन है जो कुछ महीने पहले कह रही थी, और बिल्कुल ठीक कह रही थी, कि एक लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे थे। और अब यही ऑपोजिशन है जो जिद कर रही है कि नहीं, हम जल्द से करेंगे पूरे मुल्क में। मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान को मिलने आई हूँ अभी 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में, और उन्होंने कुछ बातें की, और वो भी बड़े बड़ी एहतियात से बात करते हैं इस पूरे पेंडेमिक के बारे में। उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा अभी हमें तो ये भी नहीं पता कि हम पीक पाकिस्तान में आई भी है या नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं कि मई और जून में हमारी पीक थी, जब हम कोई 6000 केसेस रिपोर्ट कर रहे थे एक दिन में। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि अभी हमें ये नहीं पता, अभी देखेंगे, अभी पता चलेगा आगे जिस तरह, जिस तादाद में, जिस रफ्तार से केसेस बढ़ेंगे, तो फिर जाके हमें पता चलेगा कि वाकई में हमारी पीक मई और जून थी या आगे हमारी अभी पीक आनी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो उन्होंने ये कहा कि अभी वैक्सीन के आते आते भी बहुत वक्त लगेगा। हो सकता है कि अगले साल की मई या जून में जाके हमें वैक्सीन मिले, और वो भी आम आवाम को नहीं, शुरू में मिलेगी डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को, और उन लोगों को मिलेगी। तो आप इन हालात में, मुझे नहीं समझ आती कि जब पॉजिटिविटी रेट, और ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है, ये आदादोशुमार रोज हुकूमत की वेबसाइट पे होता है। अच्छा, ये लेके चलते हैं मजहर अब्बास साहब की तरफ। मजहर अब्बास साहब, ये जो राउंड 2, जी जी, यहाँ पे हिपोक्रेसी की भी बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हुकूमत ने भी दूसरी तरफ कल एक टीएलपी के रहनुमा है, उनका जो जनाजा है उसकी इजाजत दे दी है मीनारे पाकिस्तान में, जब उनको पता है कि वहां पे बहुत तादाद में लोग आएंगे और बहुत तेजी से वायरस फैलने का खतरा है। तो ये भी मुझे, ये कॉन्ट्रडिक्शन और ये हिपोक्रेसी मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ आप ऑपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने इस जलसे, इसकी जनाजे की इजाजत दे दी, और कि कोई एसओपीज भी नहीं अभी तक। अभी तक मैंने एसओपीज भी देखे। ठीक है मजहर अब्बास साहब, अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं, पीडीएम की जलसों की, तो क्या ऐसा इससे रिजल्ट मकसूद है ऑपोजिशन को जिसकी कॉस्ट है कोरोना का मुल्क में फैलाव? जी, कॉस्ट तो ये है कि कोरोना से लोगों को मरने दो, उसके अलावा कोई नहीं है। देखिए, वोट को इज्जत दो, वोटर को मरने दो, ये कोई मंतक नहीं है। आप बात सिचुएशंस को सियासत से बालातर होकर सोचते हैं, अपने मफादात से बालातर होकर देखते हैं। इन चीजों को कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि फर्ज करें अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये सारी तहरीक को मुलतवी कर दें, इसके अलावा भी सियासी काम हो सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो सकते हैं, और बहुत सी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जो है जलसे किए जाएं, जरूरी नहीं है कि रैली निकाली जाए। इसकी वजह से आपके बकौल अगर हुकूमत को मजीद 6 महीने मिल जाते हैं, वैसे तो उसके पास टेन्योर है 2.5 साल का, लेकिन आपके बकौल अगर आप 6 महीने दे देते हैं, और शुरू में अगर आप ये कहते कि हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जिसमें आम आदमी मुतासर हो सकता है, तो आप सही मानों में जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करते। इस वक्त जो अपोजिशन किरदार अदा कर रही है वो गैर जिम्मेदाराना है, खतरनाक है इस सूरत हाल को, और ये अनपार्डनेबल है। देखिए, इसकी वजह से अगर सूरत हाल खराब होती है, और इवन ऑफिशियल फंक्शंस भी, जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं जिसमें गैदरिंग्स होती हैं, वो हर किस्म की गैदरिंग्स पर पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। ये खतरनाक सूरत है। सर, मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं, अगर खुदा न खास्ता जो जानों का ज़िया होता है इस सूरत हाल के नतीजे में, कौन जिम्मेदार होगा इसका? बिल्कुल, देखिए, अपोजिशन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेगी तो वो उसकी बराबर शरीकेदार होगी। वो जो है इसमें अपने आप को बरीज़मा नहीं करार दे सकते। उनको चाहिए कि जल्द से जुलूस मंसूब कर दें, मुलतवी कर दें, जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती। और बिल्कुल उसी तरह हुकूमत को चाहिए कि अपने जितने फंक्शन हैं, ऑफिशियल फंक्शन हैं, उसको वो मुलतवी कर दें। ठीक है जी। अच्छा, मुझे क्विकली एक ब्रेक लेनी है। आपने और बेनज़ीर ने जो बात की है, ये जो नारे काम किया, मैं इसको जरा उठा के ब्रेक लेना चाहूंगी कि जी बात करते हैं वोट को इज्जत दो, इंसानी जान को इज्जत दो। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमारे दोनों तज्जियाकारों की ये राय है। बाकी दो क्या सोचते हैं, एक ब्रेक के बाद जानिए।
जी, हम बात कर रहे हैं इतवार को होने वाले पीडीएम के जलसे की। बार बार कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऑपोजिशन से दरखास्त की गई वजीर आजम की जानिब से कि मुलतवी किए जाएं जलसे, लेकिन बजिद है ऑपोजिशन कि हम ये करेंगे। और राना सनाउल्लाह इससे बढ़ के ये कहते हैं कि अगर हमारा लाहौर का जलसा रोका गया या जलसों पर पाबंदियां लगाई तो पूरा लाहौर जलसा गाह बना देंगे। इरशाद भट्टी साहब, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जिद कर रही है जलसे करने की, सही है या नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी सामने आया है कि वजारत कानून पंजाब ने अपोजिशन के खिलाफ एक प्लान बनाया है, इनके जो जलसे हैं तजावीज़ मुरतब की हैं जलसों को रोकने के लिए, जिसमें से एक तजवीज़ ये भी है कि जो अपोजिशन के रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद कर दिया जाए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये तो सूरत हाल बिगाड़ नहीं देगा? आपका मैडम शेख, आपका जो फिक्रा है ना जिद कर रही है, उसको भी सलाम। जो बेनज़ीर शाह साहबा ने एक फ़िक्रा बोला है कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा जलसों में वायरस नहीं फैलता, उसको भी सलाम। और आ जाएं अब राउंड 2 पर। बिलावल भुट्टो अगर जाते हैं राउंड 2 में तो प्लीज़ जरदारी साहब को ज़रूर लेकर जाएं जलसे में। मरियम नवाज साहब अगर उस राउंड 2 में जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब को बुला लें। वैसे नवाज शरीफ साहब एक मरतबा 6 बंदों के साथ लंदन में वॉक करने गए थे बगैर मास्क के, उनसे पूछिएगा उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया कि नहीं किया। तीसरी बात यह कि सर वैसे कैप्टन रिटायर्ड सत्तर कोविड पॉजिटिव है, नून लीग के बहुत से और रहनुमा भी, शाहिद खाकान साहब को भी हो चुका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मेरे 5 दोस्तों को इकट्ठे कोरोना हो गया है, आप भी एहतियात करें, और ये कहकर वो उठकर चले गए। शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर जल्दी उठकर चली गई। नूर आलम ने ज्यादा लोगों पर इतराज किया, राना तनवीर ने इजलास जल्दी खत्म कर दिया। तालीमी इदारे बंद, शॉपिंग मॉल सख्ती, शादियां SOPs, मास्क ना पहनने पर जुर्माने, स्मार्ट लॉकडाउन, दफा 144। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा क्या वो लोगों के मरने का बायस बनना चाहेंगी। गलगित में गरीबों को कोरोना के दौरान जलसों में निकाला गया, हम और हुकूमत बड़े इज्तिमात रोके। मुनीर नियाजी साहब का शेर याद आ रहा है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। एक ये हुक्मरान, ये ठीक है भट्टी साहब, यानी आपको लगता है गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। आखिर जो इलीट तबका है इसको भी, ये रूथलेस और जालिम और कातिल इलीट तबका, इसको भी सलाम, और उन अवाम को भी सलाम जो धड़ाधड़ इन जलसों में आ रहे हैं। और इनको पता है, मैंने आज पता किया इस्लामाबाद के सारे अस्पताल फुल हो चुके हैं, सब अस्पताल, और 22 से 32 साल के दौरान लोग मर रहे हैं। और प्लीज अल्लाह के नाम पे खौफे खुदा करो। कुछ डॉक्टर कह रहे हैं ये यूरोपीय वायरस आ गया, कुछ कह रहे हैं सर्दी ज्यादा हो गई है, कुछ कह रहे हैं बेहतियाती की वजह से फैल रहा है। अच्छा सर, उसके ऊपर हम अलग से डिबेट कर, हाँ उसके ऊपर हम अलग से डिबेट करेंगे। मैं इस वक्त मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक तरफ मुआविन खुसूसी इत्तलात हैं कामरान बंगेश साहब, वो कहते हैं अगर जलसा किया गया तो पेंडेमिक ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन जो पीडीएम के कोऑर्डिनेटर हैं वो कह रहे हैं हर सूरत जलसा होगा। जलसा हो पाएगा? देखिए लीना, जलसा हो पाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो देखेंगे कि ऑपोजिशन उस वक्त क्या करती है और हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जो आपका ये बुनियादी सवाल है ना, ये वाकई बड़ी एक इर्रिस्पॉन्सिबल चीज है मेरे ख्याल में। ऑपोजिशन ने जाहिर बात है जब APC हुई थी और जब इन्होंने अपने प्लान बनाए थे जलसों की, जब तारीखें इन्होंने वो की थी तो उस वक्त तय की थी, तो उस वक्त जो था सेकेंड वेव इस तरीके से अभी आई नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि जो सेकेंड वेव आई है ये बड़े तेजी से आई है और बड़ी खौफनाक किस्म की एक वेव है। ये तो वजीर आजम साहब ने भी ये बात की थी अभी रिसेंटली। तो बात ये है कि इस चीज के ऊपर जब एक ग्लोबल पेंडेमिक भी है, आपको पता है कि इससे पहले क्या हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और हमने उसको कंट्रोल तो कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन अब जो ये सेकेंड वेव आ रही है, जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की कि डॉक्टर फैसल भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि पीक कब होगी, हुई है नहीं हुई, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ऑपोजिशन को बिल्कुल एक जिम्मेदारी का किरदार अदा करना चाहिए और खुद से जलसे मंसूख कर देने चाहिए। देखिए बात जहां तक ये है, जिस तरह अभी बाकियों ने भी बात की थी, पिछले सवाल में भी बात हो रही थी हुकूमत को घर भेजने की। पहली चीज तो ये है कि जब तक कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है अपने 5 साल इस मुल्क में नहीं पूरी करेगी, जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं होगी, तो वैसे उन्हें 5 साल पूरे करने थे। दूसरा, अगर आपने जो आईनी और अगर आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करने चाहते हैं, वो तो वैसे भी कभी भी किसी को कबूल नहीं होनी चाहिए, ना हमें ना आपको, किसी को भी नहीं। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली और कहे कि हम खुद ही
मनसूख कर देते हैं। ऑपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और अपने मनसूख ना करके कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत हाल में ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करिए। हमारे तमाम पैनलिस्ट की ये राय है। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल दोबारा नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।